आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही साम्राज्यवादी और वीर शासक था। वह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। उसके राज्यारोहण के संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त का राज्यारोहण करवा दिया था और कुछ के अनुसार उसे गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था और इस क्रम में उसे कच्छ या काच नामक प्रतिद्वंदी से सामना करना पड़ा था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। वो बहुत ही गुप्त वंश का महान शासक था और उसने अपने साम्राज्यवादी नीति, उसने अपना सारा विवरण इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया, जो उसके दरबारी कवि हरिशेन ने उत्कीर्ण किया था। प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्त के बारे में यह भी लिखा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान किया गया था। फादर हैरास का मत है कि समुद्रगुप्त ने काच के विरुद्ध उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। समुद्रगुप्त के विषय में यह भी प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे। वह 100 युद्धों का विजेता था। विंसेंट स्मिथ ने उसे नेपोलियन से तुलना जरूर की है, पर समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी महान था, क्योंकि नेपोलियन को भी परास्त होना पड़ा था, पर समुद्रगुप्त कभी परास्त नहीं हुआ। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हमें उपाधियां भी प्राप्त होती है, जैसे धर्म प्राचीर बद्ध, धरणी बद्ध, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, वह जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, कविराज जो कवियों का सम्राट हो, लिच्छवी दोहित्र एवं परम भट्टारक। गुप्तकालीन अभिलेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्व राजुशेता की उपाधि का प्रयोग किया गया है। प्रशस्ति में उसे पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है, जो कुबेर के समान धनी है, वरुण के समान दानी है, इंद्र के समान वीर है और यम के समान दंडकर्ता है। उसे कई लाख गायों का दानी भी कहा गया है। प्रशस्ति में कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण ही सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया, अर्थात उसके राज्य में धन की भी कोई कमी नहीं थी और न ही कोई ज्ञान की कमी थी। समुद्रगुप्त जो था, उसने भी जैसे नेपोलियन ने विश्व विजय की थी, उस प्रकार उसने संपूर्ण भारत को विजय की थी। आस पड़ोस के विदेशी राज्यों को भी जीता था। समुद्रगुप्त की विजयों में सबसे पहले आती है, उसने उत्तर भारत को विजित किया था। बर्टनस्टाइन ने समुद्रगुप्त के विराट सैन्य अभियानों की तुलना दक्षिण भारत के स्थानीय मवेशी योद्धाओं से की है, हालांकि एक पूर्वाग्रह से युक्त इतिहास लेखन का उदाहरण है। समुद्रगुप्त का उद्देश्य था धरणीबद्ध, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, संपूर्ण धरती को जीतना। उसकी विजयों का स्रोत भी हमें प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे हम उसकी विजय अभियानों को मोटे तौर पर 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है उत्तरी भारत या आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त के उसने 2 युद्ध लड़े थे। प्रथम युद्ध उसका सर्वप्रथम हुआ था। इसका स्रोत जो है प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलता है हमें। इसमें समुद्रगुप्त ने 3 शासकों को हराया, अच्युत, नागसेन जो ग्वालियर के पद्मावती में शासन था, कोतकुलज। जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था, तब कोतकुलजों ने उसे बंदी बना लिया था, तो उसने उनको भी परास्त किया था। इस प्रकार उसने अपना विजय अभियान सबसे पहले आर्यावर्त से शुरू किया। उसके पश्चात उसने दक्षिण भारत पे विजय की। प्रशस्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति, उसकी 19वीं और 20वीं पंक्ति में इस विजय का उल्लेख है। दक्षिण में उसने कुल 12 शासकों को पराजित किया था। सबसे अंतिम दक्षिण का शासक कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति में वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, अतः समुद्रगुप्त पूर्वी मार्ग से दक्षिण गया था, उसी मार्ग से वापस आ गया था। तो दक्षिण के वो राज्य थे कोराल, पिष्टपुर, कौशल, महाकांता, कोटुर, एरंडपल, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर एवं कांची। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को, अर्थात दक्षिण भारत के लगभग सभी भाग को जीत लिया था। उसके पश्चात उसने आर्यावर्त का दूसरा युद्ध किया। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में दूसरे आर्यावर्त युद्ध का उल्लेख है, जिसमें समुद्रगुप्त ने कुल 9 राजाओं को हराया। पहले उसने 3 राजाओं को हराया था, अब बचे हुए सारे 9 राजाओं को हराया। ये निम्नलिखित थे: रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। गणपति नाग के सिक्के नाखाड़, बेसनगर एवं मथुरा से पाए गए हैं। उसे धराधीश कहा गया है, जिसने समुद्रगुप्त के विरुद्ध किसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार लगभग उसने संपूर्ण आर्यावर्त को जीत लिया और दूसरे अभियान द्वारा लगभग संपूर्ण आर्यावर्त उसके अधीन आ गया। उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों की विजय की। आठविक राज्य हमेशा विदेशी विद्रोही जातियों के राज्य होते हैं।
तो प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में इसका उल्लेख है। यह आठविक राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले हुए थे। ये विद्रोही राज्य थे। समुद्रगुप्त ने इन्हें पूर्ण रूप से परास्त करके अपने अधीन कर लिया, सेवक बना लिया था अपना। उसके बाद उसने सीमावर्ती राज्यों की विजय की। प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसे राज्यों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, पहले हैं गणतंत्र, दूसरे हैं राजतंत्र। तो गणतंत्र में उसने कुल 9 गणतंत्रों को विजित किया था, जिसका उल्लेख हमें प्रशस्ति में मिलता है। जो गणराज्य मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर टिमटिमा रहे थे, उन्हें समुद्रगुप्त ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये 9 गणतंत्र थे: खरपनिक, प्राजुन, मालव, योधेय, अर्जुनायन, काक, सनकानिक, आभीर एवं मद्रक। इसके अलावा कुछ राजतंत्र थे जिन्हें भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। वो राजतंत्र थे समतट, डवाक, कामरूप, कृतपुर एवं नेपाल। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने बंगाल एवं ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार किया था। इसके अलावा कुछ विदेशी शक्तियों का भी इस समय भारत पे आक्रमण हो रहा था। कुछ विदेशी राज्य भी थे जिन पर भी समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्तियों में हमें इन विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। देवपुत्र शाहनुशाही, ये कुषाणों की उपाधि थी, ये कुषाण थे। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण नरेश किदार था। किदार पंजाब का शासक था। समुद्रगुप्त की मदद पाकर किदार सासानी नरेश शाहपुर द्वितीय की अधीनता से मुक्त हुआ था और उसके पश्चात उसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा राज्य शक, ये पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात के काठियावाड़ में फैले हुए थे। समकालीन शक नरेश रुद्रसिंह तृतीय था जिसने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुरंड जो थे, इनका शासन पूर्वी भारत में था, ये भी समुद्रगुप्त की अधीनता में आ गए थे। सिंहल जो है श्रीलंका था। यहाँ का समकालीन शासक मेघवर्ण था। इसने समुद्रगुप्त के पास 2 भिक्षुओं का एक दूत मंडल भेजा था। उनमें से एक इसका भाई था। चीनी लेखक वान हैंग सी की पुस्तक हिंग चियोन से ज्ञात होता है कि मेघवर्ण ने बोध गया के बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक विहार का निर्माण समुद्रगुप्त की अनुमति से बनाने के लिए प्रार्थना की थी। हेनसांग ने उस विहार को महाबोधि संगाराम कहा है। इस प्रकार श्रीलंका पर भी समुद्रगुप्त का आधिपत्य था, प्रभाव था। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, सिंध एवं गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। प्रयाग प्रशस्ति के 29वीं पंक्ति में कहा गया है कि यह स्तंभ पृथ्वी की एक भुजा की भांति है। समस्त संसार की विजय के कारण उसकी प्रसिद्धि समस्त भूतल पर फैल गई। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि भी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। स्कंदगुप्त का पितृलेख, इसमें समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। दूसरा, समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के, जिसमें समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। तीसरा, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, इसमें भी समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। समुद्रगुप्त की जो नीति थी वो हर राज्य के प्रति अलग अलग थी। आर्यवत पर जो उसकी नीति थी वो थी प्रस्बोधकरण, अर्थात पूर्णतया उखाड़ फेंकना एवं विलय करना। उसने आर्यवत के सभी राज्यों को पूर्णतः नष्ट कर दिया, मतलब उनकी संप्रभुता थी उसको नष्ट करके उनको गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, जिससे कि उसका साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता में वृद्धि हुई थी। दक्षिणापथ के प्रति उसकी नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, अर्थात विलय न करना, मात्र करत राज्य बनाकर छोड़ देना। रायचौधरी इसको धर्म विजय की नीति कहते हैं, जिसका उल्लेख कालिदास के रघुवंश में है। वही जब पराजित शासक के राज्य का साम्राज्य का विलय कर लिया जाता था तो उसे दिग्विजय कहा जाता था। तो दक्षिणापथ में उसकी नीति यह थी कि राज्यों का विलय नहीं करना, बल्कि अगर वो अधीनता स्वीकार करे तो उसको करत राज्य बनाकर छोड़ देना। आठविक राज्यों के प्रति उसकी नीति थी परचारिकृत, अर्थात सेवक बना देना। उनको वो अपनी सेवा में ले लेता था, सेना में भर्ती करता था और अधीनता में, पूर्ण रूप से अधीनता में भी रखता था। प्रत्यंत राज्य या सीमावर्ती जो राज्य है उसके प्रति उसकी नीति थी सर्व कर दाना ज्ञाकरण प्रणामागणन, अर्थात सभी प्रकार के कर देते थे, आज्ञा का पालन करते थे तथा प्रणाम करने के लिए राजधानी आते थे। तो उसने सीमावर्ती राज्यों को पूर्णतः अधीन, मतलब अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया उनके साम्राज्य का, बल्कि उनसे सारे कर लेते थे, सभी प्रकार के कर जो सामान्य गुप्त साम्राज्य प्रजा पे लगते थे उसी प्रकार के कर। और जो समुद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के जो भी राज्य देश होते थे उनका उन्हें पालन करना होता था और समय समय पर महाराज की सेवा में
राजधानी में भी उपस्थित होना पड़ता था। विदेशी राज्यों के प्रति उसकी नीति थी आत्मनिवेदन, कन्योपादन, दान, गरुड़ मंदक, स्वविषय भुक्ति शासन, अर्थात स्वयं सम्राट की सेवा में अपनी कन्या के साथ उपस्थित होकर इससे गरुड़ मुद्रा में अंकित राज्यज्ञ हेतु निवेदन करते थे। मतलब विदेशी राज्य जो थे विदेशी राज्यों से कन्याओं का विवाह गुप्त साम्राज्य में किया जाता था और वहाँ का राजा स्वयं उपस्थित होकर समुद्रगुप्त के गरुड़ मोहर की से लिखे आवेदन पत्र पर उसकी अधीनता स्वीकार करता था, उससे मित्रता का व्यवहार करने की अपेक्षा रखता था। तो इस प्रकार उसने हर राज्य के प्रति अलग अलग नीति अपनाई। यह भी समुद्रगुप्त की सूझबूझ थी, क्योंकि उसको पता था कि इतने बड़े साम्राज्य को एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाना बहुत ही मुश्किल है और अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं होते हैं तो वो साम्राज्य बिखर जाता है। तो इसलिए उसने पड़ोसी जो प्रदेश थे आर्यावर्त, उत्तर भारत, उसका विलय कर लिया। दक्षिण आर्थिक, प्रत्यंत, सीमावर्ती और विदेशी राज्यों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाकर उनको अपने अधीन किया। समुद्रगुप्त के अभिलेख जो हैं वह भी उसकी विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। उसके एरन अभिलेख है, यह मध्य प्रदेश में मिला है। एरन समुद्रगुप्त का भोग नगर था। इस अभिलेख में इसकी पत्नी दत्त देवी एवं अनेक पुत्र पौत्र का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। इसके अलावा उसकी सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जिससे हमें समुद्रगुप्त के साथ साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में भी बहुत अधिक जानकारी मिलती है। यह अशोक इलाहाबाद समलेख पे ही लिखी गई है। यह मूलतः कौशाम्बी में था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति को, इस प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि जो है वो ब्राही है और शैली जो है वो चंपू शैली है। महादंड नायक हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिपिबद्ध किया था। वही महादंड नायक तिलक भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति लेख को निर्गत करवाया था। यह अभिलेख समुद्रगुप्तकालीन इतिहास का दर्पण है। इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। रोमिला थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनरंकन कहा है। प्रशस्ति में तो न तो कोई तिथि दी गई है और न ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। इस अभिलेख का सर्वप्रथम पाठन 1834 में कैप्टन ए ड्रायर ने किया था। इतिहासकार फ्लीट ने इस प्रशस्ति को मरणोत्तर अभिलेख कहा है। हेनसांग ने अपने प्रयाग यात्रा विवरण में इस प्रशस्ति का उल्लेख नहीं किया है और समुद्रगुप्त की संपूर्ण विजयों का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है। प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है। शंकु, नाराज, परशुसर, भिंदीपाल, तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख भी हमें प्रशस्ति में मिलता है। प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण प्रारंभ होता है। प्रशस्ति की 13वीं, 14वीं और 21वीं पंक्तियों में आर्यावर्त के प्रथम और द्वितीय युद्धों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने कुल 12 आर्यावर्त राज्यों को जीता था। पहले अभियान में 3 और दूसरे अभियान में 9 राज्यों को जीता। प्रशस्ति में कहा गया है कि गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, तुमरु और नारद को भी लज्जित किया था। इसकी राज्यसभा का भी उल्लेख मिलता है हमें, शायद संभवतः मंत्री परिषद का भी, जिसके सदस्य सभी कहे जाते थे। इसमें 3 महादंड नायक ध्रुवभूति, हरिशेन एवं तिलक भट्ट का उल्लेख है। प्रशस्ति पर जहांगीर एवं बीरबल का भी लेख है। जहांगीर का लेख फारसी में है। उसने अपने पसंदीदा लेखक अब्दुल्ला मुश्किन कलाम से ये लेख लिखवाया था। जहांगीर था जो इसे इलाहाबाद लेके आया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी हमें उसके सिक्कों से भी मिलती है। विधिवत रूप से गुप्त मुद्रा को आरंभ करने और इसका भारतीयकरण करने का श्रेय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को ही दिया है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। ध्वजधारी या दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के, यह समुद्रगुप्त की सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा थी। बयाना निधि में समुद्रगुप्त की 183 मुद्राएं मिलती है। उनमें 143 ध्वजधारी प्रकार की है। समुद्रगुप्त द्वारा प्रवर्तित यही प्रथम मुद्रा थी। इसमें राजा यज्ञ में आहुति देते हुए प्रदर्शित है। इन मुद्राओं पर अंकित समुद्रगुप्त सैकड़ों युद्धों का विजेता ऐसा लिखा गया है। इन मुद्राओं पर उसकी उपाधि पराक्रम मिलती है। इस पर गरुड़ ध्वज एवं नागों के मुख्य शत्रु गरुड़ का अंकन है। इन्हीं मुद्राओं से नागवंशी राजाओं के ऊपर समुद्रगुप्त की विजय का भी पता चलता है, उल्लेख मिलता है। दूसरे प्रकार की उसकी मुद्रा थी धनुर्धारी प्रकार की। इसमें समुद्रगुप्त की उपाधि अपृथरथ तथा नाम समुद्र अंकित है।
गुप्त मुद्राओं में आगे चलकर धनुर्धारी प्रकार अत्यंत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इस प्रकार में धनुष बाण लिए हुए राजा का त्राता रूप अभिव्यक्त होता है। तीसरे प्रकार की उसकी मुद्रा है परशु प्रकार की। इसमें राजा परशु धारण किए हुए चित्रित है तथा उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है, जिससे कि पता चलता है कि राजा परशुराम की तरह परशु का भी प्रयोग करता है। अश्वमेध प्रकार, इस प्रकार के पूर्व भाग पर यज्ञ का घोड़ा तथा युग का अंकन है। पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति अंकित है। इस पर समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध पराक्रम अंकित है। यही एकमात्र प्रकार का सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं हुआ है, बल्कि उसकी पत्नी दत्त देवी की आकृति है। इससे ये भी पता चलता है कि गुप्तों में राजा महाराजाओं दोनों प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। ये हम उससे समुद्रगुप्त से पूर्व भी पाते हैं। पांचवी प्रकार की मुद्रा है व्याघ्र निहंता प्रकार की। इस पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति मिलती है। व्याघ्र प्रकार के सिक्कों से समुद्रगुप्त का अखेट प्रेम झलकता है। साथ ही इसे गंगा घाटी विजय की भी पुष्टि होती है। इस पर व्याघ्र पराक्रम एवं राजा समुद्रगुप्त की उपाधि मिलती है। और छठे प्रकार की मुद्रा है वीणा वादन प्रकार। इसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मुद्रा लेख के रूप में महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संगीत के क्षेत्र में नारद से भी श्रेष्ठ कहा गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कभी कभी समृद्धि एवं ऐश्वर्य की देवी आर्दाक्षों को दिखाया गया है। उसके सिक्कों पर बड़े बड़े लेख मिलते हैं, जैसे वह सैकड़ों युद्ध भूमियों में शत्रुओं को पराजित करने वाला, स्वर्ग का विजेता, सम्राटों का सम्राट, जिसने अश्वमेध संपन्न किया तथा धरती की ज्योति रक्षा की। यही कारण है कि गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का वो शासक था जिसने न केवल प्राप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया, वरन उसके आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नति भी की। हिंदू धर्म जो था उसका भी खूब प्रसार किया, और साथ ही साथ उसने साम्राज्य विस्तार करने के साथ जो विद्वान थे उनको संरक्षण दिया। हर क्षेत्र में उसने क्रांति की। उसने भारत में जो विदेशियों का थोड़ा बहुत आक्रमण आ रहे थे उनको भी रोका। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ ने इसीलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरे यूरोप को विजय किया था, उस प्रकार समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को विजय किया था। पर हम पाते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वो नेपोलियन से भी महान था, क्योंकि उसने लगभग 100 युद्धों को जीता था। वो कभी किसी युद्ध में परास्त नहीं हुआ था, जबकि नेपोलियन कई युद्धों में परास्त हुआ था, अपने आखिरी युद्ध में भी परास्त हुआ था। इस प्रकार समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत का एक सर्वश्रेष्ठ शासकों में शामिल है, जिसने गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया, राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति की और एक विस्तृत साम्राज्य का गठन किया और अपने उत्तराधिकारियों को भी एक सुदृढ़ विस्तृत साम्राज्य सौंपा।